आज हम बात करेंगे बेटा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर की। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में बेटा हमें पढ़ना है एटम्स के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो जहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले बात आती है बेटा कि एटम्स, तो इसकी सारी बातें तो आप स्टार्टिंग से अभी तक करते चले आ रहे होंगे। ठीक है, तो एटम्स क्या होते हैं बेटा? एटम्स क्या होते हैं? जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है सर, वो हमारे क्या कहलाते हैं? एटम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यहाँ पे इन्होंने कहा कैन नॉट डिवाइडेड, बट ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बात होती है। लेकिन फिर बाद में इनका ये कॉन्सेप्ट गलत हुआ, जहाँ पे बाद में बात आई कि बेटा कोई भी एटम आपके 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। क्लियर समझे? फिर मॉलिक्यूल्स की बात करें बेटा, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जब एटम्स एक साथ जुड़ते हैं, ठीक है, तब जाके फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या फॉर्म करते हैं बेटा? जैसे O2 की बात करें तो O2 में कितने ऑक्सीजन एटम है बेटा? 2 ऑक्सीजन एटम है। अगर हम H2O वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो सर 2 हाइड्रोजन प्लस क्या है? 1 ऑक्सीजन है। तो ये बेटा मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूल्स। जहां पे ये एलिमेंट है और ये क्या है बेटा? कंपाउंड है। ये क्या है बेटा? कंपाउंड है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं बेटा जो सिंगली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। समझ बात है? सिंगली क्या नहीं करते हैं? एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स हमारे किस में आते हैं? एलिमेंट्स में आते हैं। और जहां पे आपके अलग अलग एटम्स की अगर बात हो जाए, कंबाइन हो जाए बेटा, तो वो किस में कंसीडर हो जाएंगे? आपके कंपाउंड में। किस में कंसीडर हो जाएंगे? कंपाउंड में। अब बात आती है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करें। सबसे पहले मैं बता दूं बेटा, इतना टाइम है नहीं, तुम्हारे पास भी नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। ठीक है, तो एक बार हम सारी चीज़ें ओवरव्यू देख लेंगे, इसीलिए PDF फॉर्म में बात होती है। तो अभी तो सारी बेसिक बातें, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो नेक्स्ट बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। जब बेटा रिएक्टेंट मतलब एक केमिकल रिएक्शन की जब बात होती है, किसकी बात होती है? केमिकल रिएक्शन की। जैसे सर कार्बन की अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो क्या फॉर्म होगा बेटा? CO2 फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? तो सर ये हमारे क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट। ये क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट होते हैं। और ये क्या है बेटा? प्रोडक्ट है। ये क्या है? प्रोडक्ट है कि नहीं है? बोलो, ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो जब बेटा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं? प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो वहां पे कुछ लॉज की बात होती है। और वही 2 लॉ यहाँ पे कौन कौन से बेटा? एक है आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकेंड है बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस की बात करेंगे। क्लियर बात हुई? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में सर कौन सी बातें होंगी? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है सर कि जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं यहाँ पे, तो जब बेटा कार्बन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्म होगा बेटा? CO2 फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? CO2। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दोनों क्या है बेटा? ये दोनों क्या हैं? बोलो, रिएक्टेंट्स हैं। और ये क्या है बेटा? ये प्रोडक्ट है। ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो इनका ये लॉ ये कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितना मास सर रिएक्टेंट का होगा वो प्रोडक्ट के मास के क्या होगा? इक्वल होगा। प्रोडक्ट के मास के क्या होगा? इक्वल होगा। कहने का मतलब अगर मैं रिएक्टेंट का मास बेटा M1 कह दूं और प्रोडक्ट का मास क्या कह दूं? M2 कह दूं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास M1 इक्वल टू क्या होगा बेटा? M2 होगा। M1 इक्वल टू क्या होगा? M2 होगा। समझ बात आई? सर और दूसरी तरीके से समझाइए और समझना ध्यान से। मान लो बेटा एक रिएक्टेंट A है, एक B है, ठीक है, आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। 2 प्रोडक्ट फॉर्म कर लिए, C और D। C और D, ठीक है। A का जो मास है बेटा, A का जो मास है मैंने उसे x ग्राम मान लिया, ठीक है। बी का जो मास है बेटा उसे मैंने y ग्राम मान लिया कि नहीं मान लिया। जो C का मास है बेटा उसे p ग्राम मान लिया,
कितने ग्राम मान लिया P, और जो D का मास है बेटा उसे कितने ग्राम मान लिया, Q ग्राम मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या बनेगा बेटा, x ग्राम प्लस y ग्राम इज इक्वल टू दी P ग्राम प्लस Q ग्राम। होगा कि नहीं होगा, होगा। क्लियर बात हुई इतनी। तो ये किसके अकॉर्डिंग होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी बेटा तो वहां पे रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के क्या होगा, इक्वल होगा। इस पे अभी हम आगे न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। नेक्स्ट बेटा बात हमारी फिर आती है तो जैसे यहाँ पे बेटा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की आपकी बात है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन एनी केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। क्लियर बात हो गई इतना। नेक्स्ट आता है, अब बात करेंगे आपसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। किसकी बात करेंगे बेटा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया बेटा, इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का 100 ग्राम, 100 ग्राम क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। 100 ग्राम क्या है, कैल्शियम। जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा हीट किया जाता है, क्या किया जाता है, तो उस केस में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। जहां पे बेटा ये कितने ग्राम है, ध्यान से देखो 56 ग्राम, और CO2 कितना है बेटा 44 ग्राम है। तो इन दोनों का सम भी कितना आना चाहिए बेटा, 100 ग्राम। कितना होगा, 100 ग्राम होगा। तो ये किसके अकॉर्डिंग होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस की बात करेंगे। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या बात होती है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास क्या मतलब हुआ, समझाइए। मान लो बेटा वाटर की बात करते हैं, H2O की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, H2O की बात करते हैं। H2O में क्या क्या है बेटा, ध्यान से देखो, कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन हैं, कितने ऑक्सीजन है, 1 है। ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखते जाना, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास कितना होगा बेटा, कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। ऑक्सीजन का कितना होगा बेटा, एक ऑक्सीजन है तो केवल कितना होगा बेटा 16। तो क्या निकल के आएगा सर यहाँ पे 2:16 आएगा कि नहीं आएगा। और 2:16 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 1:8 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलो। तो यही कांस्टेंट प्रोपोर्शंस की बात होती है। मतलब ये हुआ जो सप्लाई का पानी आ रहा हो, ठीक है, चाहे तालाब का पानी हो, चाहे आपके टंकी में भरा उसके पानी की बात करें, चाहे आरओ के पानी की बात करें बेटा, हर टाइप के वाटर में, हर टाइप के वाटर में जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो होगा, कौन सा रेशियो होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो होगा, वो 1:8 क्या होगा 8 होगा। 1:8 क्या होगा 8। ऐसा नहीं है कि सर क्या कहते हैं हमारे टंकी का जो पानी है ना सर वो अलग रेशियो में, वहाँ सर 3:8 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है, ठीक है। नहीं सर क्या कहते हैं हमारे जो आरओ है ना वो बहुत अच्छा आरओ है, अब उस आरओ की अगर हम बात करें तो उसमें सर हमारा अलग रेशियो रहता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। क्लियर बात हुई। ये किसके अकॉर्डिंग बात होती है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। कि आपके इस वाटर मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन होगा बेटा वो ऑलवेज कितना रहेगा 1:8 रहेगा। जैसे सर और कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे बेटा CO2 की बात करें, किसकी बात करूं, CO2 कहां से निकलता है, ठीक है सर हर जगह से CO2 निकलता है, ठीक है, क्लासरूम में भी CO2 निकल जाता है, नहीं निकलता का ठीक है। अगर हम बात करें बेटा क्या CO2 नहीं निकल सकता, सर निकल सकता है, कोई दीपक जला दो सर CO2 निकलना शुरू हो जाएगा। सर अगर हम बात करें CO2 की कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करते हैं
तो किसी सर कोल को बर्न कर वहाँ पे CO2 की बात होगी, कैंडल को जलाइए सर वहाँ पे CO2 की बात होगी, ठीक है। बाइक की बात करें सर, टैक्सी की बात करें, इनसे सबसे क्या निकलती है बेटा? CO2 की बात करें, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। किसकी बात करें बेटा? CO2 की। तो कई जगह की सोर्स है CO2 के, हैं कि नहीं है, लेकिन सर कह दो कि हमारे बाइक से सर जो CO2 निकलता है ना उसका अलग है, और सर क्या कहते हैं अलग जगह का जो CO2 निकलता है उसका सर अलग है, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे सबसे कार्बन कितने हैं बेटा? कितने कार्बन है सर? एक कार्बन है। कितने ऑक्सीजन है बेटा? सर 2 ऑक्सीजन है कि नहीं है? अब ध्यान से सुनना बेटा, एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा बेटा? 12 होगा कि नहीं होगा? बोलो। इसका कितना होगा बेटा? 2 × 16, तो कितना निकल के आएगा बेटा? 12 × 32, और 12 × 32 कितना हो जाएगा बेटा? 3:8। तो CO2 कहीं का भी हो, CO2 कहीं से भी रिलीज हो रही हो बेटा, वहां पे कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन होगा वो कितना होगा? 3:8 होगा। कितना होगा बेटा? 3:8। ये किसके अकॉर्डिंग बात होती है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। क्लियर बात हो गई? कोई डाउट? समझ गए? आगे बढ़ें। चलो, इसी पे बेस्ड बेटा न्यूमेरिकल्स की बात आती है। न्यूमेरिकल्स बहुत इस पे दोनों पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सर कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं? कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं? तो बात आती है बेटा एग्जांपल्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इस पे एग्जांपल एक सामने है बेटा आपके, ठीक है। व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड वेट 100 ग्राम, it is observed that 2.2 gram of CO2 is released into the atmosphere. The residue left is found to weigh 12 gram, so that the result are in एग्रीमेंट विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब यहाँ पे आपको क्या दिखाना है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यहाँ पे शो कराना है। क्लियर? और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। कहता कि नहीं कहता? तो बेटा चलो यहाँ पे क्या किया गया? क्या किया गया बताओ? क्या कहा इन्होंने? यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, इन्होंने कहा 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड वेट 10 ग्राम। क्लियर बात हुई? तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। कितने ग्राम है बेटा? कितने ग्राम है? 4.2 ग्राम। कितने ग्राम है? इसको किसके साथ ऐड किया जाता है? एसिटिक एसिड के साथ। अब एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? CH3COOH। तो दोनों ही हमारे, जब इस एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में बेटा मैं सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करूंगा? डालूंगा, तो एक बनेगा कि नहीं हमारे पास? तो ये रिएक्टेंट होंगे कि नहीं होंगे? तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? तो क्या फॉर्म हो रहा है? इन्होंने कुछ बोला आगे। इन्होंने कहा कि जब इन दोनों को ऐड किया जाता है तो उस केस में बेटा 2.2 ग्राम ऑफ CO2 क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। कितने ग्राम? 2.2 ग्राम ऑफ CO2। क्लियर बात हुई? अब जब CO2 रिलीज हो गया उसके बाद कुछ बच जाता है। अब वो रेसिड्यू कितना बचता है बेटा? 12 ग्राम। कितने ग्राम बचता है? ध्यान से देखना, फिर ध्यान से देखो, 4.2 ग्राम क्या है बेटा? रिएक्टेंट। कौन है? सोडियम बाइकार्बोनेट। 10 ग्राम क्या है बेटा? एसिटिक एसिड। 10 ग्राम क्या है? एसिटिक एसिड। जब दोनों को ऐड किया जाता है तो उस केस में बेटा 2.2 ग्राम CO2 रिलीज होता है और 12 ग्राम रेसिड्यू बचता है। तो बेटा रिएक्टेंट यहाँ पे कौन से हैं बताओ? रिएक्टेंट कौन से हैं बोलो? सर ये जो है रिएक्टेंट है, सर ये जो है रिएक्टेंट है कि नहीं है? सर प्रोडक्ट कौन से हुए? प्रोडक्ट कौन से हुए बेटा? सर ये जो है वो प्रोडक्ट है, सर ये जो है वो क्या है? प्रोडक्ट है। क्लियर बात हुई? चलो ऐड कर दो। तो ऐड करोगे बेटा जब 4.2 रिएक्टेंट को 4.2 प्लस 10 ग्राम कितना आएगा बेटा? 14.2 ग्राम रिएक्टेंट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बोलो?
ठीक है। फिर बेटा इन्होंने हमारे पास क्या फॉर्म हुआ सर, प्रोडक्ट की बात करते हैं सर, 2.2 ग्राम CO2 प्लस रेसिड्यू कितना है बेटा 12 ग्राम है, तो कितना निकल के आएगा बेटा 14.2 ग्राम। आ गया कि नहीं आ गया बताओ, दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो ये किसके अकॉर्डिंग बात होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। क्लियर। इतना शांत क्यों है, कुछ मन में चल रहा है क्या, उथल पुथल मची हुई है क्या, काहे का पेपर है, साइंस का ही पेपर। हाँ हाँ तो पेशेंस बना के रख, खटक। ये समझ गए इतनी बात, आप समझ जाओगे इतना, ठीक है। क्लियर बात हुई, आगे बढ़े। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसकी बात क्लियर हो गई, हुई कि नहीं हुई बताओ। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। चलो ये क्वेश्चन है बेटा, एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में यहां पे इन्होंने क्या बात कही थी आपसे, इससे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इनको हल्के में मत लीजिए, ठीक है। इनसे क्वेश्चन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इन्होंने कहा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8। ये तो सर हम जानते ही हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठीक है। बाई मास टू फॉर्म वाटर, व्हाट वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का वेट क्या होगा, वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, अगर हाइड्रोजन गैस का अमाउंट सर 3 ग्राम कर दिया जाए तो इस 3 ग्राम हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, समझे बताए, कितने वेट ऑक्सीजन की जरूरत होगी। क्या रेशियो होता है बेटा 1:8 होता है कि नहीं होता, क्या रेशियो होता है बताओ सर 1:8 रेशियो होता है। और सर ये किसका है, किसके बीच का है बेटा, किसके बीच का है, यही तो है, यही कि नहीं है। अब हमसे इन्होंने क्या कहा कि सर हम क्या कर दे रहे हैं कि हाइड्रोजन कितने ग्राम ले लेते हैं 3 ग्राम, तो बेटा 3 दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दो ना, 3:1 और 8 × 3 तो कितना आएगा 3:24, तो कितने ग्राम की जरूरत पड़ेगी 24 ग्राम। समझ बात है, कितने ग्राम 24 ग्राम। क्लियर बात हो गई। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट की बात करते हैं। और नेक्स्ट आपके सामने एक परसेंटेज का क्वेश्चन है बेटा, ये है, इसको ध्यान से देखना। कुछ एग्जाम्पल नंबर 4 को देखना बेटा, 4 एग्जाम्पल देखना। क्या टाइम हुआ, एग्जाम्पल नंबर 4 को देखना बेटा। यहाँ पे 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ अ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन was found to be analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. ठीक है, आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना था बेटा, ठीक है। किस के लिए बात हुई थी, कंपाउंड बाय वेट की बात करें तो एक बात बताओ बेटा, इसके लिए फॉर्मूला होता है सर कौन सा, ये ध्यान में रखिएगा बेटा। ये परसेंटेज के लिए हम बात करेंगे तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, जो कंपाउंड फॉर्म हुआ उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का कितना परसेंट वेट है उसकी बात करेंगे। कितना परसेंट क्या है, वेट है। जैसे क्या कहा था इन्होंने, 0.24 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन। किसका सैंपल लिया गया है, ऑक्सीजन और बोरॉन कंपाउंड का एक सैंपल जो कि कितना है 0.24 ग्राम है। फिर कहता है बाई एनालिसिस, एनालिसिस करने पे कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरॉन, उसमें कितना है, कितना बोरॉन है बेटा 0.096 ग्राम, और 0.144 ग्राम ऑफ क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें कितना परसेंटेज ऑक्सीजन का है, तो 0.144 ग्राम का आपको क्या निकालना है, परसेंटेज अमाउंट निकालना है।
निकालोगे कि नहीं निकालोगे? तो कैसे निकल के आएगा, देखो परसेंटेज ऑफ बोरॉन की बात करें बेटा, मास ऑफ द बोरॉन अपॉन मास ऑफ द कंपाउंड होगा कि नहीं होगा? दोनों का निकालना है ना, बोरॉन प्लस ऑक्सीजन, तो दोनों का हमें परसेंटेज अमाउंट निकालना है। तो जिसका परसेंटेज निकालना है सर, तो उसे हम कहाँ पे रखेंगे? ऊपर, और जिससे निकालना है उसको हम कहाँ पे रखेंगे? नीचे रखेंगे। इतनी बात क्लियर? कोई डाउट? तो बोरॉन का बेटा परसेंट कितना दिया है, वेट कितना है? 0.096 उसमें से पूरा कंपाउंड कितना है बेटा? 0.24 ये, तो ये निकल के आएगा कि नहीं आएगा? और फिर इसी तरीके से किसका निकाल लेंगे बेटा? ऑक्सीजन का निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे? तो इस तरीके से आपको किसी कंपाउंड में जो वेट होगा आपके, उसमें उसका अगर आपको परसेंटेज निकालना हो, क्या निकालना हो? तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू दी, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू दी मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। क्लियर हुआ? तो ये टॉपिक एक आपका कंप्लीट हुआ, केमिकल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हुआ कि नहीं हुआ? चल नए टॉपिक पे आते हैं अपने, और नया और फ्रेश टॉपिक आएगा बेटा। अब इतना टाइम नहीं है इतनी सारी बातें। अब बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। किसकी बात करेंगे? अभी मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बात, क्योंकि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वहाँ पे बेटा क्यों वो बात लिखी हुई थी कि इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, क्योंकि इसके बाद हम अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात करें। डाल्टन्स की जो थ्योरी थी बेटा वो पूरी किस पे बेस्ड थी? एटम पे बेस्ड थी। किस पे बेस्ड थी? ठीक है, इन्होंने पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है? पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब बिना प्रूफ के किसी को क्या मान लेना? सत्य जान मान लेना। समझ बात आई? वो कहलाते हैं पोस्टुलेट्स। क्या कहलाते हैं? तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, ऑल मैटर, ठीक है, एंड एलिमेंट्स compound mixture is composed of small particles called atom। डाल्टन का कहना था कि सर जितने भी आपके ये एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर ये सब होते हैं ना, ये सब आपके जिस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं वो सब एटम है। एक क्या है बेटा? इससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं है। क्लियर बात हुई? मतलब मेरे पास ये पेन है बेटा, और ये पेन एक मैटर है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा होगा? एटम होगा। किसके अकॉर्डिंग? डाल्टन्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बेटा? क्लियर बात हुई? तो अब यहाँ पे इनके पोस्टुलेट्स की बात आती है कि इन्होंने सर कौन कौन से पोस्टुलेट्स दिए थे। अजम्पशन की भी बात होती है बेटा। ये पोस्टुलेट्स की बात करते हैं कि सर कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं। तो सबसे पहला इन्होंने दिया, फर्स्ट बेटा ध्यान से देखना, फर्स्ट को देखो, फर्स्ट नंबर, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। क्लियर बात हुई? सबसे पहला आपको ये लिख देना है, जहां पे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा इन्होंने कहा कि ये देखो, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। इन्होंने कहा एटम्स को हम तोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि उसके बाद तो फिर उसमें कुछ है ही नहीं है ना, वही एटम है, वही सबसे छोटा पार्टिकल है। क्लियर? जो कि आगे चल के बात क्या हुई? ठीक है, गलत ये बात प्रूफ हुई। नहीं, एटम्स भी 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मतलब हम एटम को क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चैप्टर में बेटा इसी रीजन से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के डिस्कवरी के समय पे किसको ब्रेक किया गया था? जो उस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के डिस्कवरी के टाइम पे किसको ब्रेक किया गया था? ठीक है, एटम को ब्रेक किए गए। किसके एटम्स को ब्रेक किए गए? जो वहां पे गैस यूज की गई थी। क्लियर बात हुई? कौन सी ट्यूब में? डिस्चार्ज ट्यूब में। कौन सी ट्यूब में? डिस्चार्ज ट्यूब में। क्लियर बात हुई?
तो ये बात दोनों इनकी बेटा, ये अभी पोस्टुलेट्स हैं जो कि क्या है इनके, जो कि ड्रॉबैक्स हैं, जो कि क्या है बेटा, ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन की बात करें। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्लियर बात हुई। फिर फोर्थ बेटा, एटम्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एटम्स एज द एलिमेंट्स, एज द क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ये सब बेटा ये है कि नहीं है, क्लियर बात हुई, यही ना। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये भी इन्होंने क्या कहा कि एटम्स जो अलग अलग होंगे, क्या होंगे बेटा, इन्होंने कहा बेटा कि जो एटम्स अलग अलग होंगे उनका मास भी क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा, उनका मास भी क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन क्या ये जरूरी था क्या, आपने दो चीजें पढ़ी बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, जहां पे सेम एलिमेंट्स के मास भी क्या थे बेटा, सेम था, सेम एलिमेंट का मास भी क्या था, सेम था, क्लियर बात हुई। मतलब एटॉमिक नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर अलग अलग होने के बावजूद भी बेटा उनका मास नंबर क्या था, सेम था, मास नंबर क्या है, सेम। फिर से सुनना, इन्होंने क्या कहा कि सर अगर एटम्स अलग अलग होंगे तो उनका मास क्या होगा, अलग अलग होगा, उनका मास क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन आपकी बात करें, ये बात इनकी गलत प्रूफ हुई। सेम एटॉम अलग अलग एलिमेंट्स के मास भी बेटा क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। सुना, अलग अलग एलिमेंट्स के मास भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे जहां पे हम आइसोटोप्स और आइसोबार्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, दोनों बात होगी ना, मास नंबर एटॉमिक नंबर दोनों बात। भाई इस बात को समझो पहले, जैसे इधर देखो, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम की अगर हम बात करें 1 और 2, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2। तो भाई इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1, इसका कितना होता है, 4 होता है कि नहीं होता, कितना होगा, 4। तो एक बात बताओ बेटा, तो अब ये एटॉमिक मास है कि नहीं है, तो अलग अलग एलिमेंट का मास नंबर अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन ये बात इनकी गलत प्रूफ हुई कि क्या बात हुई, ये बात इनकी गलत हुई, ठीक है। अलग एलिमेंट का एटॉमिक मास भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, क्या हो सकता है, सेम, क्या हो सकता है, सेम। नेक्स्ट बात करें बेटा आपसे, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, सिंपल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। बेटा जो एटम्स मिलके एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं वो हमेशा किस में होंगे बेटा, होल नंबर में। होल नंबर का क्या मतलब है कि एक हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन या 1 ऑक्सीजन या 2 ऑक्सीजन या 3 ऑक्सीजन। जैसे H2O में बात करें, किस में बात करें बेटा, H2O में, तो कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन हैं, तो 2 हाइड्रोजन एटम की बात हुई। ऐसा थोड़ा ना 1.5 हाइड्रोजन एटम, समझे बात है। तो ये क्या है, होल नंबर, क्या है बेटा, ये। तो कंपाउंड फॉर्म करते समय जो एटम्स होंगे बेटा वो हमेशा किस में होंगे, होल नंबर में होंगे, किस में होंगे, होल नंबर में। सॉरी, द नंबर, नेक्स्ट है द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। एक कंपाउंड के बेटा, ठीक है, एक कंपाउंड में जितने एटम्स आपके होंगे वो क्या हो जाते हैं, फिक्स। जैसे H2O में बात करें, जैसे H2O में अगर मैं बात करूं बेटा, तो कहीं का भी पानी हो, कहीं का भी वो पानी हो, उसमें कितने हाइड्रोजन, 2, कितने ऑक्सीजन, 1। क्लियर बात हुई, कितने हाइड्रोजन, 2, कितने ऑक्सीजन, 1। एसिटिक एसिड की बात करूं बेटा, CH3COOH की बात करूं, इसमें कितने कार्बन है बेटा, कितने कार्बन है, 1, 2, कितने हाइड्रोजन है बेटा,
4, कितने ऑक्सीजन है बेटा 2। तो इस कंपाउंड में ये क्या हो जाएंगे, फिक्स रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा, फिक्स। ऐसा नहीं कि कहीं और एक एसिटिक एसिड कहीं और का लेके आया और हमने कहा सर उसमें 4 नहीं है, ठीक है, उसमें ज्यादा है 4 से क्या है, कम है, ऐसा नहीं होता। ये इनके आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट आते हैं। अब इनके लिमिटेशन की बात करते हैं या ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। तो लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स में चलते हैं। तो सबसे पहले बेटा ध्यान से देखो क्या लिमिट, एटम्स को कहा इन्होंने, एटम्स कैन आर नॉट स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स, दे आर मेड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ड्रॉबैक गया इनका, क्लियर बात हुई। अब तो जान ही चुके हैं हम, ये सब सारी बात जानते हैं। सेकंड देखो बेटा, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स may have different masses, same elements may have different masses, same element के मास क्या हो सकते हैं आपके, डिफरेंट हो सकते हैं। अभी इन्होंने क्या कहा था बेटा, ठीक है, उससे पहले अगर हम बात करें तो अलग अलग एलिमेंट्स के मास क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, ये बात तो उनकी थी। लेकिन सेम एलिमेंट्स भी हैं तो उनका मास भी, क्या बोल दिया, हाँ, सेम एलिमेंट्स हैं तो उनके मास क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अलग अलग। जैसे क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के बेटा 2 आइसोटोप्स यहाँ पे दिखाई गए हैं। कितने आइसोटोप्स दिखाई गए हैं, 2 सर कौन कौन से आइसोटोप्स हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है कि नहीं होता। तो 17 एटॉमिक नंबर, तो इसका मतलब ये दोनों ही हमारे क्या हैं, सेम एलिमेंट्स हैं। क्या है, सेम। लेकिन इसका एटॉमिक मास बेटा 35 है और इसका एटॉमिक मास क्या है, 37 है। क्या है, 37। तो इस रीजन से बेटा इनकी वो बात भी क्या हुई, गलत हुई, जहां पे इन्होंने कहा था कि सर अगर एलिमेंट अलग होंगे तभी उनका मास क्या होगा, अलग होगा, तभी उनका मास क्या होगा, अलग होगा। क्लियर बात हुई। तो इनके अकॉर्डिंग ये था कि सेम एलिमेंट हैं अगर तो मास भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए। लेकिन बेटा 2 सेम एलिमेंट है, क्लोरीन 17, लेकिन दोनों का एटॉमिक मास क्या है, अलग अलग है। दोनों के एटॉमिक मास क्या है, अलग। सर आइसोटोप्स और आइसोबार में सर हमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि बात क्या हो। तो समझना बेटा, आइसोटोप्स में कौन सा वर्ड यूज किया गया है, टॉप वर्ड यूज किया गया है कि नहीं किया है, क्या है। तो टॉप जिसका अलग हो, टॉप जिसका क्या हो बेटा, अलग हो, तो वो आइसोटोप्स होते हैं। क्या होते हैं, क्लियर बात हुई। और आइसोबार सर कौन से होते हैं, आइसोबार में ध्यान से देखो बेटा, बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब बेस से समझना। किससे समझना, तो जिसका नीचे वाला पार्ट अलग हो। कौन सा पार्ट अलग हो, ये 20, ये 18, ये बेटा ध्यान से देखो डिफरेंट है कि नहीं है, ये क्या है, डिफरेंट। तो ये क्या होंगे, आइसोबार्स होंगे। ये क्या होंगे, आइसोबार्स। तो आइसोटोप्स में ध्यान से देखो बेटा, आइसोटोप्स में देखो तो जो नीचे वाला है वो क्या है, सेम है, और जो एटॉमिक मास है वो क्या है बेटा, अलग अलग। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास अलग अलग हो तो उन्हें कहते हैं आइसोटोप्स। उन्हें क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे सर फैमिली की अगर हम बात करें, किसकी बात करें बेटा, फैमिली की बात करें। जैसे सर हमारे मम्मी पापा के अगर हम बात करें, ठीक है, तो सर इनके कितने बच्चे हैं बेटा, इनके कितने बच्चे हैं, ठीक है। सर इनके अगर मैं बात करूं, इनके 2 बच्चे हैं सर। इनके कितने बच्चे हैं, 2। तो एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो फैमिली को एक ही फैमिली से बिलोंग करने का मतलब उनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। लेकिन बेटा एक लड़की है और एक क्या है बेटा, बॉय, लड़का है।
क्लियर बात हुई। तो ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, दोनों क्या हो गए। लेकिन ये दोनों ध्यान से देखो बेटा, तो ये दोनों सर एक ही फैमिली से बिलोंग करने का मतलब हुआ कि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, बट दो अलग अलग जेंडर होने की वजह से इनका एटॉमिक मास क्या है, अलग अलग है। तो हम इन्हें कहेंगे बेटा आइसोटोप्स। क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। क्लियर बात हो गई। और आइसोबार्स क्या कहलाएंगे बेटा, आइसोबार्स क्या कहलाएंगे, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग हो और एटॉमिक मास सेम हो, तो हम उन्हें कहते हैं आइसोबार्स। क्या कहते हैं बेटा, आइसोबार्स कहते हैं। समझ में बात आई, क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। तो नेक्स्ट बेटा चलते हैं आगे। इनके ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स प्लस लिमिटेशन दोनों ही बहुत पूछे, कम से कम 3 से 4 पोस्टुलेट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब दो में से कोई एक पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ पूछ लिए जाए, या तो पोस्टुलेट्स पूछ लिए जाते हैं या लिमिटेशन। उससे ज़्यादातर ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन पूछे जाते हैं ज़्यादातर केस में आपके। नेक्स्ट आते हैं बेटा, फोर्थ पे पहुंचते हैं। सब्सटेंसेज मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स may have different properties, these substances are called allotropes। ये हम पढ़ेंगे बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आइसोटोप्स, आइसोबार्स और एलोट्रोप्स, इन तीनों के बारे में हम सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इवन रेडियो आइसोटोप्स भी पढ़ेंगे। तो लेकिन क्या कहा गया बेटा, जो बेटा सेम काइंड ऑफ एटम्स, इन्होंने कहा था जो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। कहाँ चला गया, हाँ जाओ बता। सेम काइंड ऑफ एटम्स की बात करें, मे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बट इन्होंने क्या कहा था कि अगर एटम क्या रहें, सेम रहें, किसी कंपाउंड एटम्स क्या रहें, सेम रहें, तो उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी, उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी। लेकिन ये बात इनकी क्या हो गई बेटा, गलत हो गई, क्योंकि जब बात आई एलोट्रोप्स की, इनकी जब बात आई बेटा, तो ये बात इनकी पूरी तरीके से गलत हुई। जहां पे सेम काइंड ऑफ एटम्स के आपकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो सकती हैं बेटा, अलग अलग हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। जैसे चारकोल की बात करें बेटा, ग्रेफाइट की बात करें, डायमंड की बात करें, ये सब बेटा हमारे कार्बन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, आप 10th में पढ़ोगे कार्बन एंड कंपाउंड्स। क्या पढ़ोगे बेटा, कार्बन एंड कंपाउंड्स, कार्बन पढ़ोगे, कार्बन के कंपाउंड्स की बात होगी। तो चारकोल, ग्रेफाइट, डायमंड, ये सब आपके किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन से। लेकिन इन सब की बेटा जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। वो क्या होती है, अलग, क्या होती है, अलग। नेक्स्ट आते हैं, इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन व्हाई डू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब तो सर हम पढ़ चुके हैं कि हम ये जानते हैं सर, एक ऑक्सीजन अगर एक ऑक्सीजन से मिलता है तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता है। ठीक है, लेकिन ये कैसे फॉर्म करता है इसके बारे में इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। क्यों एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, क्योंकि बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में इन्होंने कोई बातें नहीं की। किसकी नहीं बात की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे दो ऑक्सीजन के बीच में बेटा डबल बॉन्ड की बात होती है। कितने बॉन्ड की बात होती है सर, डबल बॉन्ड। कितने बॉन्ड की, ठीक है, बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की बात करें, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो होता ऐसे क्या है। एक बात बताओ बेटा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 6। अरे 8 होता है सर, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 और 6, तो कितने प्रेजेंट हैं, 6। तो बेटा 2 2 4 2 6 हो गए कि नहीं हो गए, क्लियर बात हुई। ये भी ऑक्सीजन है सर, इसमें भी कितने होंगे सर, 2 2 4 एंड 2 6 होंगे कि नहीं होंगे, बोलो 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 बोलो, यस सर। इधर देखो, अब यहाँ पे देखो, ये 6 हो गए बेटा। एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, इसे अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, इसको भी कितने चाहिए। तो ये आपस में क्या करना चाहेंगे,
शेयरिंग करना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे? तो होता क्या है बेटा, होता यहाँ पे ये है, ध्यान से देखना। तो ये इसके ये शेयर कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया बेटा। जब शेयरिंग हो गई, ये दो इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग हुई आपस में बेटा, तो एक बॉन्ड बना, बना कि नहीं बना? और इन दोनों की वजह से एक बॉन्ड बना बेटा। दोनों के बीच में कितने बॉन्ड आ गए? डबल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डबल बॉन्ड। क्लियर बात हुई? एक एक इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड, जब दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड। तो इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बात बता पाए। क्लियर बात हुई? क्या नहीं बता पाए? इसके बारे में कि ये कैसे जुड़ते हैं, इनके बॉन्डिंग के बारे में इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं, लास्ट आता है आपका कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेज विच होल्ड द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। बेटा पहले ही चैप्टर में आपने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बोलो। फर्स्ट चैप्टर में सर हमने पढ़ा था कि सर अगर सॉलिड के लिए, किसके लिए बात करें बेटा? सॉलिड के लिए सर हम बात करें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं सर वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। कैसे पैक्ड होते हैं बेटा? क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो इनके बीच किसकी बात होती थी बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। किसकी बात होती है? और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इन्होंने कोई जानकारी कुछ नहीं बताया है आपको। क्लियर बात हुई? क्या नहीं बताया? इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इन्होंने कुछ भी बातें नहीं की। समझ गए? तो ये था इनका लिमिटेशन। क्या था बेटा? लिमिटेशन या ड्रॉबैक की बात करें। किसकी बात करें? ड्रॉबैक की। बस ये थोड़ा सा देख लो फिर इसको बंद कर दो। 7-10 है, बार 2 मिनट लगेगा। इतनी बातें में तुम्हारा पूरा एटम्स खत्म हो जाएगा। चलो आओ, छोड़ दूंगा पैसा। चलो बेटा सबसे बात आती मैटर। मैटर किससे? पूरे यूनिवर्स किसी भी मैटर की अगर हम बात करें बेटा, किससे मिलकर बने होते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से। क्लियर बात हुई? सर मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है? मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बना होता है सर? ठीक है, एटम से। किससे मिलकर बना होता है? एटम से। क्लियर बात हुई? जब एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। अब बेटा मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं बेटा तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के। एक होता है होमो एटॉमिक। क्या होता है? ध्यान से सुनते जाना। और एक होता है बेटा हेट्रो एटॉमिक। क्या होता है? हेट्रो। होमो का मतलब क्या होता है बेटा? होमो का मतलब होता है सेम टाइप के एटम्स। क्या होता है बेटा? सेम टाइप। और हेट्रो का मतलब होता है बेटा अलग अलग, डिफरेंट टाइप के। किस टाइप के? डिफरेंट टाइप के। दिख कह रहा है कंपाउंड ओनली 1 टाइप्स ऑफ एटम। क्लियर बात हुई? ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल एक टाइप के एटम्स प्रेजेंट हों, एक टाइप के क्या प्रेजेंट हों? एक टाइप के प्रेजेंट हों, तो फिर वो बेटा होमो एटॉमिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेट्रो में इन्होंने कहा कंपाउंड 2 और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स, 2 या 2 से ज्यादा टाइप्स के एटम्स अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो वो कहलाते हैं हेट्रोएटॉमिक। और ये बात मैं आप पढ़े होगे बेटा, ठीक है, याद है ना? मिक्सचर 2 टाइप्स के, होमोजीनियस एंड हेट्रो। होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब अलग अलग। एक ऐसा मिक्सचर जहां पे यूनिफॉर्मली दिख रहा हो तो वो क्या होगा बेटा? सेम तरीके का दिख रहा हो तो वो होमोजीनियस था, और जहां पे डिफरेंस हो रहा हो वो क्या था? हेट्रोजीनियस था। तो सर होमोएटॉमिक कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? मेन 3 टाइप्स की बात होती है। एक होता है बेटा डायटॉमिक। क्या होता है? एक होता है बेटा ट्रायटॉमिक। क्या होता है? और एक होता है बेटा पॉलीएटॉमिक। ठीक है, डाय का मतलब सुनना ध्यान से, डाय का मतलब 2 एटम। डाय का मतलब क्या है बेटा? ट्राई का मतलब बेटा 3 एटम्स। समझ बात है? और पॉली का मतलब बेटा 3 से ज्यादा, मोर देन 3, मोर देन 3। क्लियर? एग्जाम्पल देख लो बेटा, एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे।
हाइड्रोजन, जैसे एग्जांपल ध्यान से देखो बेटा, H2, N2, O2, कितने एटम है बेटा इसमें? 2 हाइड्रोजन है। इसमें कितने हैं बेटा? 2 नाइट्रोजन है। इसमें कितना है बेटा? 2 ऑक्सीजन। तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये होमो एटॉमिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? होमो एटॉमिक कहलाएंगे। क्लियर बात हुई। फिर नेक्स्ट आती है ट्राइएटॉमिक की। ओजोन की बात करें बेटा, कितने ऑक्सीजन कितने हैं इसमें? 3 है। तो ये क्या कहलाएंगे? ट्राई का मतलब 3। पॉली बेटा, सल्फेट, फास्फेट, ये सब हमारे क्या है बेटा? पॉली एटॉमिक हैं। 3 से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं। फिर आती है बात आपके हेट्रोएटॉमिक। हेट्रोएटॉमिक में बेटा जिसमें अलग अलग एटम्स अलग अलग टाइप के एटम्स प्रेजेंट हों वो हेट्रोएटॉमिक कहलाते हैं। तो वो भी बेटा आपके डायटॉमिक होते हैं, ट्राइएटॉमिक होते हैं, पॉली होते हैं। डायटॉमिक में सुनना बेटा, लेकिन सेम टाइप के नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अलग अलग एटम्स होने चाहिए। तो लेकिन मैक्सिमम कितने डाया में हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2 एटम। ट्राई में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3। पॉली में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3 से ज्यादा। क्लियर बात हुई। तो जैसे यहां पे देखो बेटा, HCl में देखो, HCl में कितने हाइड्रोजन कितने क्लोरीन? 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन। तो कौन सा हुआ ये बेटा? हेट्रोएटॉमिक। और हेट्रोएटॉमिक में कौन हुआ बेटा? डायटॉमिक। ट्राया पे देखो बेटा, ट्राई पे 3, ठीक है। सर यहां पे देखो बेटा, SO2 में देखो कितने सल्फर बेटा? SO2 में कितने 1 सल्फर एंड 2 ऑक्सीजन। तो टोटल कितने एटम्स होंगे? 3। तो 3 हुए तो कौन से होंगे? ट्राइएटॉमिक। ठीक है। फिर बेटा पॉली पे बेटा आपके जैसे NH3 की बात करें, कितने हाइड्रोजन बेटा? अरे सॉरी, कितने नाइट्रोजन? 1। कितने हाइड्रोजन बेटा? 3। टोटल कितने हो गए? 4। तो 3 से ज्यादा। तो ये क्या कहलाएंगे? पॉली एटॉमिक। क्या कहलाएंगे बेटा? पॉली एटॉमिक। क्लियर बात हुई? नहीं समझे? तो ये थी हमारी बात आज के क्लास की बेटा, जहां पे मैटर को हम इतने टाइप से यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं। क्लियर बात हो गई?